बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं के ऊपर सती प्रथा, जबरन विधवापन और बालिका विवाह जैसी कुरीतियों को क्यों थोपा गया था, और डॉक्टर अंबेडकर क्यों मानते थे कि ये तीन कुरीतियां जाति की अव्यवस्था को बनाने और उसको कायम रखने के लिए बतौर हथियार के रूप इस्तेमाल की गई थी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर किस तरह की बातें करता हूं, किस तरह की किताबों की रिव्यू करता हूं और किस तरह की किताबों पर चर्चा करता हूं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, उसके लिए स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को मंथली बेसिस पर कुछ अमाउंट, कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इस किताब को मंगवाना चाहते हैं, मंगवा कर पढ़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही फ्री में डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, आपके लिए यह अनुमान लगाना कदाचित सहज ना हो कि मैं अंतर विवाह को जाति व्यवस्था के रहस्य की कुंजी क्यों मानता हूँ। आपके मस्तिष्क को अधिक बोझिल किए बिना मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे इस कथन का कारण क्या है। यहाँ इस बात पर बल देना आवश्यक न समझा जाएगा कि दुनिया के सभ्य समाज में अतीत के इतने अवशेष उपलब्ध नहीं हैं जितने की भारतीय समाज में है। इसका धर्म मुख्यतः आदिम कालीन है और लंबा समय गुजर जाने और सभ्यता के विकास के बाद भी इसके कबीलियाई नियम आज भी आदिम कालीन उत्साह से अपनाए जाते हैं। जिस पुरातन अवशेष की ओर से पीछे बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को कुछ आवाज सुनाई दें तो प्लीज उनको अवॉइड कीजिएगा, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि पीछे यहाँ बहुत ज्यादा शोर होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेट नाइट शूट करूँ, लेकिन लेट नाइट शूट करता हूँ तो बगल वालों को दिक्कत होती है। दिन में शूट करता हूँ तो बच्चे चिल्ला चौंट करते रहते हैं, शाम को 8 बजे जाके अपनी पंचायत करती है। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। जिस पुरातन अवशेष की ओर मैं आपका ध्यान खास तौर पर आकर्षित करना चाहता हूँ वह है बहिर्विवाह का रिवाज, यानी एक्सोगेमी का रिवाज, यानी कि जो वर्ग के बाहर या जाति के बाहर जाकर जो शादियां होती हैं उसको बहिर्विवाह कहते हैं। प्राचीन जगत में बहिर्विवाह का प्रचलन इतना सुविज्ञ तथ्य है जिस पर प्रकाश डालना अनावश्यक है। मतलब कि प्राचीन भारत में बहिर्विवाह बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन समय गुजरने के साथ बहिर्विवाह का प्रभाव समाप्त हो गया और निकटवर्ती रक्त संबंधियों के अलावा अन्य के साथ विवाह करने पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध शेष नहीं रह गया। लेकिन जहां तक कि भारतीय जनता का प्रश्न है, उसके बहिर्विवाह संबंधी नियम आज भी निश्चयात्मक प्रतिबंध लागू करने वाले हैं। भारतीय समाज आज भी, जबकि कुल समाप्त हो चुके हैं, कुल परंपरा से मोहित हैं और इस बहिर्विवाह के सिद्धांत पर आधारित विवाह संस्कार संबंधी विधि में सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। इसके अनुसार जहां सपिंडों का विवाह वर्जित है, वहीं सगोत्र विवाहों को भी भ्रष्ट समझा जाता है। आप लोगों को नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग घर में शादी होती है तो गोत्र मिलाए जाते हैं और उसमें कोशिश की जाती है कि एक मामा का गोत्र, यानी कि आपके जो ममाना है उसका गोत्र छोड़ दिया जाए और फिर आपका एक मौसी के यहाँ का जो गोत्र है उसे छोड़ दिया जाए और आपके यहाँ का गोत्र है उसे छोड़ दिया जाए और आई थिंक बुआ के यहाँ का भी गोत्र छोड़ा जाता है। तो इस तरह का पूरा एक जब रिश्ता किया जाता है तो ये सारे गोत्र मिलाए जाते हैं, कहीं कोई गोत्र तो नहीं फंस रहा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है यार, मतलब शादियां नहीं होती हैं, गोत्र फंस जाते हैं, मतलब क्या है ये। अतः यह याद रखने योग्य बात है कि भारत के लिए अंतर विवाह अनुभूजी चीज है। अंतर विवाह यानी जाति के अंदर या वर्ग के अंदर ही जो विवाह होते हैं उनको अंतर विवाह कहते हैं, है ना। अंतर जातीय मतलब कि दो जातियों के बीच में जो विवाह होते हैं वो अंतर जातीय विवाह होते हैं। भारत में विविध गोत्रों में विवाह का प्रचलन रहा है और ऐसी ही स्थिति
टोटेमिक गुण या कुल चिन्ह मानने वाले संगठनों में भी रही है। यह कहना अतिरंजना नहीं कि भारतीय लोगों के लिए बहिर्विवाह धार्मिक आस्था के समान है और इसका उल्लंघन करने का कोई भी साहस नहीं करता। यहाँ तक कि जातियों के अंदर अंतर विवाह का रिवाज होने पर भी बहिर्विवाह का कड़ाई से पालन किया जाता है तथा बहिर्विवाह का उल्लंघन करने वालों को अंतर विवाह करने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक कड़ा दंड भुगतना पड़ता है। इससे आप सहज ही यह समझेंगे कि बहिर्विवाह एक सामान्य नियम होने के कारण यहाँ जाति नहीं हो सकती, क्योंकि बहिर्विवाह का अर्थ है संलयन, एक रूपता ग्रहण करना, लेकिन हमारे यहाँ जातियां हैं। परिणाम स्वरूप इससे अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ तक भारत का संबंध है, जाति उत्पत्ति का अर्थ है अंतर विवाह का बहिर्विवाह पर अध्यारोपण। मतलब जो बहिर्विवाह की जो प्रथा या प्रचलन था उसको समाप्त करके अंतर विवाह को तवज्जो देना। फिर भी मूल रूप से बहिर्विवाह व्यवस्था वाले समाज में अंतर विवाह व्यवस्था जो जाति की उत्पत्ति के समतुल्य है। मतलब जो अंतर विवाह की जो व्यवस्था है उसको अंबेडकर लिख रहे हैं कि वो जाति की उत्पत्ति के समतुल्य है, पर अमल करना एक गंभीर समस्या होती है। यह विचार करने पर कि बहिर्विवाह के विरुद्ध अंतर विवाह को कायम रखने के लिए कौन से साधन अपनाए गए, हम समस्या का हल खोज निकालने में सफल हो सकते हैं। समस्या यानी कि जाति के ऊपर ये पूरा मैटर है, तो समस्या यहाँ पर जाति है। इस भांति बहिर्विवाह का अंतर विवाह पर अध्यारोपण का अर्थ है जाति की उत्पत्ति, लेकिन यह साधारण मामला नहीं है। अब हम ऐसे काल्पनिक ग्रुप पर विचार करें जो अपने को एक जाति का रूप देने की इच्छा रखता हो। ऐसे में वह अंतर विवाह व्यवस्था वाला बनने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेगा। अंतर विवाह व्यवस्था वाला जो समूह बनने की बात है, मतलब कि अगर किसी जाति को, किसी वर्ग को कुछ ऐसा करना है कि उनके जो लोग हैं उन्हीं की लोगों के साथ शादी विवाह करें, तो वो उसमें किस तरह के तंत्र का, किस तरह की योजनाओं का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई ग्रुप अपने को अंतर विवाह बनाना चाहता है तो बाहर वालों के साथ अंतर जातीय विवाह के विरुद्ध औपचारिक आदेश की कोई उपयोगिता न होगी। मतलब आपको कोई घोषणा नहीं करना कि बाहर की जातियों में आप शादियां मत करो, आप इतना ही कह दो कि आपको केवल अपनी जाति में शादी करना है। समझ रहे हो? विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अंतर विवाह पद्धति अपनाने से पूर्व आसपास बसे होने के कारण एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहते हैं और सम्मेलन तथा मनोसात करने की प्रकृति होती है। आपस में घुल मिल जाने के फलस्वरूप सजातीय होमोजेनस समाज बन जाता है। यदि जाति निर्माण हेतु इस प्रकार के रुझान का कड़ा विरोध करना हो तो यह नितांत आवश्यक है कि ऐसा व्रत खींच लिया जाए जिसकी परिधि के बाहर लोगों के साथ विवाह न किया जाए। मतलब एक ऐसा दायरा आपने बना दिया कि उसके बाहर जाके कोई शादी ना करे। अगर आप आसपास रहेंगे तो आपस में आप खुलेंगे मिलेंगे, है ना, तो जो जाति की जो अव्यवस्था है वो टूटने लगेगी, है ना। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे शहरों में जो जाति की अव्यवस्था है वो थोड़ी बहुत कम हुई है। उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर लोग आसपास रहते हैं, लेकिन गांव में अगर आप लोग जाके देखेंगे तो वहां पर कैसे रहते हैं लोग। वहां पर एक चमार वाड़ा अलग होगा, है ना, धोबी वाड़ा अलग होगा, है ना, खटीक वाड़ा अलग होगा, है ना। वहाँ मुसलमान अलग रहते हैं, ब्राह्मण अलग रहते हैं, क्षत्रिय अलग रहते हैं, वैश्य अलग रहते हैं। तो इस वजह से ये जो सारी जातियां ये आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाती। एक तो अलग अलग रहते हैं, दूसरा कि इन जातियों के ऊपर कड़े नियम लाद दिए गए हैं कि आप लोग विवाह नहीं कर सकते, आप लोग साथ में खानपीन नहीं कर सकते। ये जो छोटे छोटे और जो इतनी कठिन जो पाबंदियां लगाई गई वो इसलिए लगाई गई ताकि जाति की व्यवस्था कड़ी हो जाए और जाति की व्यवस्था टूट ना पाए। शहरों में इसका असर कम हो रहा है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें शहरों की ओर पलायन करना चाहिए। इस पर भी व्रत के बाहर विवाह प्रतिबंधित किए जाने पर भी एक आंतरिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिसका समाधान सरल नहीं हो सकता। सामान्य रूप से किसी साधारण ग्रुप में मर्दों और औरतों की संख्या प्राय समान होती है और समान आयु के व्यक्तियों में भी ऐसी ही समानता होती है। मतलब औरत और मर्द, औरत और आदमी की जो संख्या होती है वो एक ग्रुप में लगभग समान मानी जाती है और जो एज ग्रुप होता है उसके हिसाब से भी औरत और आदमी की संख्या वो समान मानी जाती है।
वास्तविक समाजों में ऐसी समानता पूर्णतः कभी उपलब्ध नहीं होती है। इसके साथ ही जो ग्रुप अपने को एक जाति में बदलना चाहता है और उसमें मर्दों और औरतों की संख्या समान होना एक लक्ष्य बन सकता है, क्योंकि इसके अभाव में अंतर्विवाह पद्धति को जीवित नहीं रख सकती। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप के अंदर ही शादी कर रहे हैं, है ना, एक समूह या एक जाति के अंदर ही शादी कर रहे हैं, अगर उसमें महिला और पुरुष का रेशो अगर बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मान के चलिए कि पुरुष का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, तो पुरुष जो है ना फिर बाहर के ग्रुप में शादी करेगा, है ना। अगर महिलाओं का रेशो बढ़ गया और पुरुष का रेशो कम हो गया तो फिर महिलाएं बाहर के ग्रुप में या बाहर की जातियों में या बाहर के समूह में शादी करेंगी। तो जो अंतर विवाह पद्धति है, यानी कि जो ग्रुप के अंदर शादी करने की जो प्रथा है या व्यवस्था है या पद्धति है, वो टिक नहीं सकती। इसलिए एक ग्रुप के अंदर औरत और पुरुष का जो रेशो है वो बराबर होना कंपलसरी है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अंतर्विवाह पद्धति को सुरक्षित करने के लिए व्रत के अंदर दंपत्य मूलक अधिकारों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा लोगों को व्रत के बाहर चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और तब वे मनचाहा तरीका अपनाएंगे और दाम्पत्य अधिकारों के अंदर ही व्यवस्था करने हेतु यह नितांत आवश्यक है कि जो ग्रुप जाति स्वरूप ग्रहण करना चाहता है उसमें विवाह योग्य लड़के लड़कियों की संख्या समान बनी रहे। जो मैंने आपको पहले बताया, जो रेशो है वो समान होना चाहिए। ऐसी समानता बनाए रखकर ही ग्रुप में अंतर्विवाह पद्धति को अखंड बनाया जा सकता है और अत्यधिक असमानता होने पर इसका खंडन सुनिश्चित है। मतलब अंतर्विवाह पद्धति को बनाए रखने के लिए पुरुष और महिला, मेल और फीमेल का जो रेशो है वो बराबर होना कंपलसरी है। ये तो पहली शर्त है और बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। जब जाति के सम्मुख समस्या उपस्थित हो जाती है कि वह विवाह योग्य व्यक्तियों की आयु संबंधी असमानता समाप्त करने का हल खोजे, इसका स्वाभाविक उपाय यह है कि ऐसी इच्छित समानता तो तभी प्राप्त हो सकती है जबकि दंपत्ति की मृत्यु एक ही समय हो जाए और एक अतिरिक्त महिला को पीछे छोड़ा जाए जिसका निपटारा करना आवश्यक हो जाए, अन्यथा अंतर जातीय विवाह रचाकर वह ग्रुप की अंतर्विवाह पद्धति का उल्लंघन कर देगी। मतलब जो कपल है ना, जो नर नारी है, मेल फीमेल है, वो जो पति पत्नी है, उसकी मृत्यु दोनों की एक साथ हो जाए, क्योंकि कोई भी अगर एक बचेगा तो फिर वो अंतरजातीय विवाह रचाएगा। क्योंकि अगर उसने अंतर विवाह पद्धति को अपनाया और उसी के समूह के किसी और पुरुष या फिर महिला के साथ शादी कर ली तो फिर क्या होगा? वहां पर जो रेशो है वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक ही पुरुष के ऊपर या एक ही महिला के ऊपर दो पुरुष या दो महिलाएं खर्च हो रहे हैं। मैं इसको खर्च होना ज्यादा अच्छे से समझा, खर्च हो रहे हैं। इसी प्रकार पत्नी के मृत्यु उपरांत पति अतिरिक्त पुरुष हो जाएगा जिसके शोक में ग्रुप सहानुभूति तो प्रकट कर सकता है किंतु उसका निपटारा भी करना होगा, अन्यथा वह जाति के बाहर विवाह कर अंतर्विवाह पद्धति को भंग कर देगा। यदि अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला की चिंता न की गई तो वे जाति के सम्मुख खतरा उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि निर्धारित व्रत के अंदर उपयुक्त जीवन साथी न मिलने पर इसकी संभावना है कि वे परिधि को लांघकर बाहर विवाह कर लें और जीवन साथी खोजने की जिम्मेदारी ऐसे अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला पर ही छोड़ दी जाए तो वे ऐसी खोज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मामले में विनियमन न होने पर ऐसे युगल यत्र तत्र दिखाई देंगे। जो मैंने आपको समझाया कि वो डिसबैलेंस कर देंगे, पूरा रेशियो जो है वो गड़बड़ा जाएगा और अगर वो बाहर जाएंगे तो फिर अंतर विवाह जो पद्धति है वो खतरे में आ जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो होगा। उसी सॉल्यूशन को आगे डॉक्टर अंबेडकर चर्चा करते हैं उसी सॉल्यूशन के ऊपर। अब हम जरा विचार करें कि ऐसे अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला के विषय में हमारा काल्पनिक ग्रुप के लिए क्या करना संभव है। पहले हम अतिरिक्त महिला के मामले पर विचार करेंगे। उसे उसके मृतक पति के चिता के सुपुर्द कर उससे मुक्ति पा ली जाए, लेकिन यह लैंगिक असंख्यक की असमानता की समस्या हल करने का अव्यवहारिक उपाय है, क्योंकि किसी को जिंदा जलाना मतलब ये बहुत इनह्यूमन एक्टिविटी हो जाएगी ना, इसलिए इसको डॉक्टर अंबेडकर अव्यवहारिक बता रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर भारतीय नारियों के साथ ये हुआ है।
कुछ मामलों में यह कारगर हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता। परिणामतः प्रत्येक अतिरिक्त महिला की समस्या को इस प्रकार हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सरल उपाय तो है किंतु ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। यदि अतिरिक्त महिला विधवा का मामला निपटाया नहीं जाता तो वह ग्रुप में बनी रहेगी, लेकिन उसके इस प्रकार बने रहने से दोहरा खतरा पैदा हो जाता है। मतलब दोहरा खतरा मतलब जाति खतरे में आ जाती है, वो समूह खतरे में आ जाता है, उसकी जो विवाह पद्धति है वो खतरे में आ जाती है। वह जाति के बाहर विवाह कर अंतर विवाह पद्धति का उल्लंघन कर दे या फिर जाति के अंदर ही विवाह कर ले और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के द्वारा किसी जाति की किसी संभावित नववधु के विवाह की संभावना को समाप्त कर दे। जो रेशियो डिसबैलेंस की मैंने बात की थी वो ये, इसलिए वह प्रत्येक दशा में खतरा हो जाती है और यदि उसे मृतक पति की चिता के सुपुर्द नहीं किया जा सकता तो उसके संबंध में कुछ और किया जाना चाहिए। मतलब एक तो गई सती प्रथा, तो मतलब इतना आप समझ गए होंगे कि सती प्रथा क्यों इजाद की गई। ये पूरा आपका ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ध्यान से तो आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। दूसरा उपाय यह है कि शेष जीवन के लिए उस पर वैधव्य लाद दिया जाए, यानी जो विधवापन है उसके ऊपर थोप दिया जाए। जहां तक कि वास्तविक परिणाम का संबंध है, वैधव्य लादने की अपेक्षा चिता में भस्म करने वाला उपाय उत्तम है। विधवा को भस्म कर देने से उससे जुड़े तीनों खतरे समाप्त हो जाते हैं। मर जाने पर वह जाति के अंदर या बाहर विवाह करने की समस्या ही नहीं पैदा करती, लेकिन अनिवार्य वैधव्य व्यवस्था भस्म करने से अधिक उत्तम है क्योंकि यह अधिक व्यवहारिक है। मतलब किसी को जिंदा जला देने के कंपैरेटिवली आप देखेंगे किसी के ऊपर आजीवन विधवापन थोपना ज्यादा व्यवहारिक लगता है। तुलनात्मक दृष्टि से अधिक मानवोचित होने के अलावा यह भस्म करने के समान ही पुनर्विवाह के अनिष्ट से बचा लेती है, लेकिन यह ग्रुप की नैतिकता को बचाए रखने में असमर्थ होती है। अनिवार्य वैधव्य व्यवस्था में महिला निसंदेह जीवित रहती है और चूंकि इस कारण उसे यह वैध अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह भविष्य में पत्नी बन सके, इस कारण अनैतिक जीवन जीने की प्रेरणा अधिक मिल सकती है। लेकिन यह ऐसी कठिनाई नहीं है जिस पर काबू न पाया जा सके। इसको समाज में इस भांति हीन व्यवस्था में पहुंचाया जा सकता है कि वह प्रलोभन का साधन न बन सके। अब ये जो आजीवन जो विधवापन थोपने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अंबेडकर अनैतिक जीवन से उस चीज के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में जिसे हम सेक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल बॉडी की जो अपनी बॉडी जो होती है उसकी नीड होती है। अब किसी एक जवान लड़की का अगर पति मर जाएगा तो वो आजीवन विधवापन उसके ऊपर थोप दिया गया, लेकिन उसकी जो फिजिकल नीड है ना, उसके लिए या तो वो शादी करे, शादी हो नहीं सकती उसकी, तो जब शादी नहीं हो सकती तो फिर वो ऐसे काम करेगी या ऐसे रास्ते ढूंढेगी जिसके थ्रू वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर सके। आपने नोटिस किया होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो विधवा हो जाती थी उसको एक तो सफेद कपड़े पहना दिए जाते थे और दूसरा उनका सर मुंडवा दिया जाता था, जिससे कि वो प्रलोभन न पैदा कर सके, वो इतनी कुरूप हो जाए जिसके प्रति कोई भी आकर्षित ना हो और वो चाहकर भी किसी को आकर्षित ना कर पाए। तो ये जो दो जो तरीके थे उससे उस महिला को कुरूप बना दिया जाता था कि उसको अपने चूड़ियां तोड़ दी, वो श्रृंगार नहीं कर सकती, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती और बाल बना ही नहीं सकती, मुंडन करवा दिया। इसी के विरुद्ध महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बाद में वो खत्म भी हुई वो प्रथा। तो ये जो आप देखेंगे जो छोटी छोटी ये जो आइडियाज हैं इन लोगों के, जो इविल आइडियाज हैं, उन्होंने इनको जन्म क्यों दिया? ये पूरी जो आइडियाज थे, इनके इविल आइडियाज थे, वो जाति की संरचना को बनाने और उसको कायम रखने के लिए था। जब आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। लेकिन जो ग्रुप जाति का स्वरूप ग्रहण करना चाहता है उसके लिए अतिरिक्त महिला की अपेक्षा अतिरिक्त पुरुष की समस्या अधिक महत्व की है और अधिक कठिन होती है। अनादि काल से ही महिलाओं की तुलना में पुरुष का स्थान ऊंचा रहा है। वह प्रत्येक ग्रुप में प्रभुत्वशाली रहा है और दोनों सेक्सो लैंगिक दलों में उसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च रही है। महिलाओं के मुकाबले
पुरुषों की इस पारस्परिक उच्चता के कारण इसकी इच्छाओं को सदैव ध्यान में रखा गया है, जबकि महिला धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक सभी प्रकार के कारण पुरुष इनसे मुक्त रहा है। ऐसी स्थिति में आप अतिरिक्त महिला जैसा व्यवहार अतिरिक्त पुरुष के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि महिला को तो आप दबा के, उसको मार के, उसको कूट के कर सकते हो, लेकिन पुरुष तो अपने आप में बलिष्ठ है, उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली महिला, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि पुरुष और महिला दोनों के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी बराबर होती है, लेकिन जो महिला होती है, जो एक लड़की होती है, उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर बचपन से डाला जाता है कि वो वीक है, और फिर वो उसका जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो उसी हिसाब से होता है। क्योंकि एक माइंड भी एक चीज होती है, साइकोलॉजी जैसी होती है आपकी, वैसे ही आप बिहेव करते हैं, वैसे ही आपका विकास होता है। आगे लिखते हैं, पुरुष को अपनी पत्नी के साथ चिता में भस्म करने की योजना दो प्रकार से अति संकटपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि यह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पुरुष होता है। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा किया भी जा सके तो ग्रुप एक दृष्टि से हष्ट पुष्ट व्यक्ति से हाथ धो बैठेगा। इस स्थिति में दो ही उपाय शेष रह जाते हैं जिन्हें अपनाकर उसकी अतिरिक्त व्यक्ति की समस्या सावधानी पूर्वक हल की जा सकती है। मैं सावधानी पूर्वक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि वह पुरुष समाज की पूंजी होती है। आदिवासियों में महिलाओं को दोहरी पूंजी माना जाता है, ये एक फैक्ट है, पता कीजिएगा। आदिवासियों के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इसी चैनल पर आपको वीडियोस कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आदिवासियों के ऊपर बात की हुई है। कांचराय जी की जो किताब है, उसकी जो सीरीज पूरी मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आपको देख सकते हैं। व्यक्ति समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होता है और अंतर विवाह इससे भी अधिक महत्व का होता है। मतलब जो अंतर विवाह है वो पुरुष से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अतः समस्या का हल ऐसा हो कि ये दोनों लक्ष्य सुनिश्चित रहें। ऐसी परिस्थितियों में उसे जानबूझकर उत्प्रेरित किया जाए कि वह भी विधवा की भांति शेष जीवन भर विधुर बना रहे। समस्या का ऐसा निराकरण पूर्णतः कठिन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग स्वभाववश ऐसे होते हैं जो स्वतः ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं या इससे भी आगे बढ़कर स्वयं शारीरिक बंधनों और उसके सुखों का परित्याग कर देते हैं। किंतु मानव स्वभाव को देखते हुए यह आशा करना कठिन है कि समस्या का ऐसा हल प्राप्त किया जा सकता है। बल्कि अधिक संभव यह है कि यदि ऐसा अतिरिक्त व्यक्ति समुदाय के कार्यकलापों में सक्रिय भागीदार बना रहता है तो वह समुदाय की नैतिकता के लिए खतरा बन जाता है। वही सेक्सुअल डिजायर की बात यहाँ पर भी हो रही है जो मैंने महिलाओं के बारे में की थी, या महिलाओं के जब अपन डिस्कशन कर रहे थे उस समय जो मैंने सेक्सुअल डिजायर की बात की थी, वही यहाँ पर भी है कि अगर पुरुष की जो सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं होगी तो फिर वो अनैतिक रास्ते अपनाएगा। भिन्न दृष्टिकोण से देखने पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मचर्य का सफल प्रयोग यद्यपि सरल होता है, किंतु फिर भी जाति की भौतिक उन्नति के लिए लाभकर नहीं होता। यदि वह सही प्रकार से ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है और अपने को संसार त्यागी घोषित कर देता है तो वह जाति की अंतर्विवाह पद्धति और जाति नैतिकता के परीक्षण के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता, जबकि सांसारिक बने रहने पर वह ऐसा खतरा हो सकता है। जहाँ तक जाति के भौतिक हित की बात है, सन्यासी ब्रह्मचारी बने रहने पर वह मृतक व्यक्ति के समान हो जाता है। एक स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि किसी जाति की सांख्यिकी शक्ति एक स्तर पर बनी रहे। ऐसी आशा करने पर ब्रह्मचर्य धारण करने की घोषणा करना ऐसा ही है जैसे क्षीण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्तस्राव की विधि अपनाना। इसलिए किसी समुदाय के अतिरिक्त पुरुष पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से असफल सिद्ध होता है। यह जाति के हित में है कि परिवार वृद्धि के लिए उसे गृहस्थ ही बनाए रखा जाए, लेकिन फिर समस्या पैदा होती है उसे जाति के अंदर ही एक पत्नी उपलब्ध कराने की। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी जाति में एक पुरुष एक औरत का अनुपात कायम रखना चाहिए और किसी को भी विवाह के दो अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते, क्योंकि स्वयं अपने को एक घेरे में बंद कर लेने की किसी जाति में ऐसी अनेक विवाह योग्य महिलाएं होती हैं जिन्हें विवाह योग्य पुरुष चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ऐसी नववधु की व्यवस्था करनी होगी जो विवाह योग्य आयु वर्ग की न हो, ताकि वह व्यक्ति समुदाय से जुड़ा रहे। समुदाय से बाहर लगातार निकलते रहने से
संख्या में कमी होने के खतरे को इस प्रकार टाला जा सकता है और समुदाय की अंतर विवाह पद्धति और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। मतलब कि जो सरप्लस मैन है, जो अतिरिक्त पुरुष है, उस जाति का जो अंतर विवाह पद्धति को बनाए रखना चाहती है, उसके लिए ये मजबूरी है कि अब उस पुरुष के लिए उन्हें एक ऐसी वधू चाहिए जो कि उस ग्रुप, एज ग्रुप का जो मैंने फैक्टर आपको बताया था कि पर्टिकुलर एक एज ग्रुप है, उसकी ना हो, क्योंकि अगर उसकी होगी तो फिर रेशो डिसबैलेंस हो जाएगा। यहां उत्पन्न होती है बालिका विवाह की पद्धति या बालिका विवाह की कुरीति। अब यह स्पष्ट है कि 4 तरीके अपनाकर नर नारी की संख्यात्मक असमानता सरलता से दूर की जा सकती है। यह तरीका है विधवा को मृतक पति के साथ जला देना, अनिवार्य वैधव्य जलाने से कम कठोर तरीका, विदुर पर ब्रह्मचर्य का आरोपण और विवाह योग्य आयु वर्ग में न पहुंची लड़की के साथ विवाह। मतलब कि वो लड़की जो उस एज ग्रुप में नहीं पहुंची है अभी, जो कि शादी के लायक है। विधवा का जलाना और विदुर पर ब्रह्मचर्य का आरोपण समुदाय की अंतर विवाह पद्धति बनाए रखने के प्रयास संदेहात्मक उपयोग के हैं और मेरे द्वारा ऊपर वर्णित सभी विकल्प साधन की भांति कार्य करते हैं। साधन अन्य शक्तियों की भांति जब उन्मुक्त या सक्रिय हो जाते हैं तो वे लक्ष्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर इन साधनों द्वारा रचित लक्ष्य क्या हैं? ये अंतर विवाह पद्धति की रचना करते हैं और उसे शाश्वत बनाते हैं, और जैसा कि विविध परिभाषाओं की हमारी व्याख्या से स्पष्ट है कि जाति तथा अंतर विवाह दोनों एक ही चीज हैं। इन साधनों का अस्तित्व जाति के समान ही है और जाति में ये दोनों समाहित होते हैं। मेरी राय में जातियों वाली समाज व्यवस्था में सामान्यतः जाति रचना का यही स्वरूप होता है। अब हमें इन सामान्य बातों के संबंध में प्रकट किए गए उच्च विचारों से हिंदू समाज में जातियों की स्थिति की ओर मुड़कर उनकी रचना पर विचार करना चाहिए। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि पुरातन को उद्घटित करने का प्रयास करने वालों के मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं और भारत में जाति संस्था निश्चित ही बहुत पुरातन है। डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पे बहुत पुरातन उस समय के तथ्यों के हिसाब से लिख रहे हैं। आज तथ्य बदल गए हैं, नई खोजें हुई हैं, नई रिसर्च सामने है और उसके हिसाब से जो जाति प्रथा है, जाति की जो अव्यवस्था है, वो मुश्किल से 1000-1200 या मैक्सिमम 1500 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। यह तब विशेषकर और भी अधिक सत्य बन जाता है जबकि आधिकारिक और लिखित कार्ड न रखा गया हो या जहां लोग हिंदुओं की भांति ऐसे हों जो इतिहास लेखन को मूल मानते हों, क्योंकि वे तो विश्व को माया समझते हैं, लेकिन संस्थाएं जीवित रहती हैं। हालांकि काफी लंबे समय तक अभिलेखों में उनको स्थान नहीं मिल पाता। कभी कभी रीति रिवाज और नैतिकताएं जीवाश्म का कार्य संपन्न करती हैं और अपने इतिहास का स्वयं वर्णन करते हैं। यदि यह सही है तो हम यथेष्ट रूप में उत्कृत हो सकेंगे यदि हम यह निरीक्षण कर सकें कि अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त नारी की समस्या के निराकरण हेतु हिंदू किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इस संबंध में हिंदू समाज की कार्यशैली भले ही जटिल रही हो, लेकिन किसी सामान्य पर्यवेक्षक की दृष्टि से पत्नी संबंधी 3 असाधारण बातें प्रस्तुत हो जाती हैं। ये इस प्रकार हैं: सती होना अथवा चिता में पति के साथ भस्म हो जाना, जबरदस्ती लादा गया वैधव्य विधवापन जबकि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती, और बालिका विवाह। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, एकदम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और मेरी इस कोशिश का समर्थन करें, मेरी इस कोशिश को सफल बनाने में मेरा साथ दें। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।